गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? ओके। तो देखिए आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकंड चल रही है हमारी 12th क्लास से। और यहाँ पर हम आज एक चैप्टर भी नया स्टार्ट करने वाले हैं, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है इस चैप्टर में कि मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है हमने, और उन मेजरमेंट्स के लिए कुछ डिवाइस को पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ रूल्स को पढ़ना है। तो जैसे कि आज चैप्टर की जो स्टार्टिंग होगी वो एक रूल से स्टार्ट होगी, जिसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ्स रूल्स। उसको ठीक से समझना है, फिर उसके क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है, अच्छे से हो गया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट को अच्छे से समझना है। तो कुछ डिवाइसेस हैं और एक दो रूल हैं, बस क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। तो देखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा चलता है किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ्स रूल्स भी बोल सकते हैं इनको। जब भी किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात होगी, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात करें तो जिसमें मल्टीपल रजिस्टर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल बैटरीज लगी हुई हैं, सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं ना, तो वहां पर हम कुछ मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे कि करंट निकालना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है। तो वहां पर देखिए करंट रजिस्टर पे हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा है, वहां पर भी हमने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर से करंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स के ऊपर। बट यहाँ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे, बहुत सारे सोर्सेज आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे कि ये रजिस्टर सीरीज में है या ये पैरेलल में है, वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ हमने एक सिमेट्री कंडीशन भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। कुछ कुछ जैसे वहाँ पर एक रूल पढ़ा, यहाँ पर भी हम एक रूल पढ़ रहे हैं उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सोल्व करने के लिए। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट किरचॉफ ने देखिए दो लॉ यहाँ पर दिए थे, जिसमें कि फर्स्ट लॉ की बात करता हूँ सबसे पहले मैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट रूल, या इसको हम क्या बोल देते हैं? जंक्शन रूल, ठीक है ना। ये समझ में आ गया किरचॉफ रूल कहाँ अप्लाई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं वो ओम्स लॉ से भी सोल्व हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन फिर ये रूल्स अप्लाई करके ही होते हैं जब एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात हो रही होती है। देखिए फर्स्ट लॉ किसको कहा है, फर्स्ट लॉ में है क्या, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर समझेंगे इसको। द एल्जेब्रिक सम, the algebraic sum of the current meeting at a point, या उस पॉइंट को ही जंक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। द algebraic sum of the current meeting at a point is 0, ये लिख सकते हैं। या इसकी डेफिनेशन और भी दे सकते हैं कि the sum of current entering at a point, the sum of current entering at a point, या आप जंक्शन जिसको बोल रहे हैं, is equals to current leaving, ठीक है, at that point। दोनों बराबर मिलेंगे, जितना करंट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर से एक पॉइंट पे, उतना ही करंट जो है वो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिखते हैं, समेशन आई, एल्जेब्रिक सम करने के बाद पूरा वो 0 आएगा। या आप इसको करंट को इस टर्म में भी लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी समेशन के अंदर, और कितना हो जाएगा ये 0, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी स्टेटमेंट की। समझते हैं इसको। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं यहाँ पर एक एरो ये दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर एरो दिखाया, ये यहाँ से ये दिखाया, और यहाँ ये, और इस तरह से ये कुछ वैल्यूज रख लेते हैं। वैल्यूज में बात करूँ, यहाँ मान लीजिए 2 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ से 1.5 एम्पियर है। तो पूछा गया बताइए यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है।
2 + 1 3 एम्पियर यहाँ से गया, 1.5 उधर चला गया, तो यहाँ कितना आया 1.5 एम्पियर। तो जो जो आ रहे थे, ठीक है ना, जो करंट आ रहे थे उनको हमने ऐड कर लिया, टोटल सम निकाल लिया और माइनस कर दिया उसमें से जो करंट निकल गए। इट मीन्स कि देखिए डेफिनेशन नोट करने के बाद और अच्छे समझते हैं। फर्स्ट रूल को ही आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये कोई भी एक पॉइंट जिसको हम जंक्शन बुला रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर है स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ कंडक्टर दिखा दिए और ये वो जंक्शन है, ठीक है। इनमें से करंट आ रहा है, ये इधर से सपोज ये गया, इधर ये आया है और इधर से ये गया। इसको I1 लिखा, इसको I2 लिखा, इसको I3 लिखा, इसको I4 लिखा, इसको I5 लिखा और ये जंक्शन है। तो पूछा कि बताइए जंक्शन पे अगर आप किरचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं तो कैसे अप्लाई होगा वो। अब क्या करना है आपने, जो करंट एंट्री कर रहे हैं, एंट्री कौन कौन कर रहा है, देखिए एरो इन साइड में जो आ रहे हैं जंक्शन की तरफ जो आ रहे हैं वो I1 का आ रहा है, I3 का आ रहा है और I5 का आ रहा है। मीन्स आप लिखेंगे I1 प्लस I3 प्लस I5, ठीक है। और जाने वाले कौन कौन से करंट है, I2 प्लस I4, ये बराबर होंगे, ठीक है ना। इसको कंपेयर करो जैसे कि कोई रेलवे जंक्शन है, वहां पर बहुत सारी ट्रेनें आके रुक रही है, ठीक है, और वही ट्रेनें जो रुक रही है वही डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर फिर निकल रही है, ठीक है। कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर यहाँ तो 3 कंडक्टर से करंट एंटर कर रहा था 2 से बाहर, हो सकता है उनकी बोगीज शिफ्ट कर दी हो, जो 3 ट्रेनें थी, ठीक है ना, उनके साथ उनके जो बोगीज है वो शिफ्ट कर दी हो 2 के अंदर ही, तो जितना आया है, ठीक है, उतना ही जाएगा फिर वहां से। तो फ्रेंड्स ये है हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल, इसको हम जंक्शन रूल भी बोल देते हैं, और इस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और सिग्निफिकेंस ये जरूर ध्यान रखना है इसकी, क्या सिग्निफिकेंस है, देखिए ये ओबे करता है, इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको भी करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज रेट ऑफ फ्लो जो चार्ज है वो जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है यहाँ से, तो ये इसकी आप सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक और जगह मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ, कोई हम सिंपल सा एक सर्किट बना लेते हैं और उसमें आपने अप्लाई करना है इस रूल को, ठीक है, तो अच्छे से ये क्लेरिफाई हो जाएगा। सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, इस तरह से कुछ रजिस्टर मैंने यहाँ दिखा दिए हैं, ये कुछ, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ करंट की वैल्यूज ले रहा हूँ, यहाँ से सपोज 10 एम्पियर था और यहाँ पर 2 एम्पियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से ये एरो इधर आ रही है 3 एम्पियर है, और इसमें दिखा देते हैं, यहाँ से मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये पूछा गया, यहाँ से ये करंट आया हो, इधर से ये गया, ये पूछा कि यहाँ इस वाले रेजिस्टेंस पे वैल्यूज लिखूं मैं, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है। तो करंट जो यहाँ पर R6 में आ रहा है उस करंट की वैल्यू क्या हो, ठीक है, उस करंट की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। करें इसको, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 एम्पियर करंट यहां से आता है, उस 10 एम्पियर में से 2 एम्पियर यहां चला जाता है, 2 एम्पियर चला गया तो इधर कितना जाएगा, 2 को माइनस कर देंगे, कितना आया स्टूडेंट्स 8 एम्पियर, ठीक है। अब 8 एम्पियर यहां से आ रहा है, आगे से भी आ रहा है, तो ये 8 एम्पियर इधर से, ये 3 एम्पियर यहां से, टोटल ये आ गया यहाँ पर, अगर मैं इसको I5 से लिखूं तो 8 + 3 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 11 एम्पियर, ठीक है। अब 2 एम्पियर यहां से गया, ठीक है, उस 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर यहां गया, तो यहां कितना आ गया इस पे 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, ऊपर से कितना आ रहा है 11 एम्पियर, तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा आंसर 12 एम्पियर,
सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हम इस पे जो है अप्लाई कर रहे हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं करंट की वैल्यू को। ठीक है, ये है हमारा इसमें फर्स्ट रूल जिसको हम जंक्शन रूल बोल रहे हैं। कर सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे ना तो अब आप इसको अच्छे से और समझ पाएंगे। अब मैं बात करता हूं इस पे सेकेंड इसके लॉ की। तो ये हमारा जंक्शन रूल और किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ये आपने ध्यान में रखना है। अभी मैं बात कर लेता हूं यहां पर किरचॉफ्स के सेकेंड रूल की। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा हो गया है, उसके बाद आता है किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको लूप रूल भी बोल सकते हैं। लूप रूल, देखिए लूप से समझ में आ रहा है, एक क्लोज पाथ, एक क्लोज सर्किट की बात करेंगे यहाँ पर, उस पर अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ इसका, जैसे फर्स्ट लॉ को हमने जंक्शन रूल भी बोला था, यहाँ पर हम उसको नाम दे रहे हैं लूप रूल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो डेफिनेशन में हो जाएगा द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, change in potential difference must be zero in a closed circuit। ठीक है, in a closed circuit समझाऊंगा मैं इसको, और मैथमेटिकली यहां लिखें तो डेल्टा वी किसके लिए हो गया, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा ये समेशन के अंदर डेल्टा वी, और ये पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, एक से ज्यादा सोर्सेज लगे हुए हैं, ईएमएफ्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट and resistors in closed circuit। इट मीन्स कि जो हमारी अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ होगी वो इज इक्वल्स टू आएगी स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक सम ही चलेगा यहाँ पर, टोटल सम ऑफ करंट एंड रजिस्टर्स, तो आई इंटू आर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए एक एक करके हम ना इनको समझते हैं थोड़ा सा, सर्किट पे जब अप्लाई करेंगे इस रूल को तभी हम क्लियर से ठीक से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस से क्लोज लूप का कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखिए सिंपल सा एक सर्किट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लोज सर्किट हो गया, इसके कुछ पॉइंट है, ए है, बी, सी और डी। करंट की डायरेक्शन मैंने ये दिखाई इसमें, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, इस तरह से क्लोज लूप के अंदर जो है करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो यहां पर ये वी ए पोटेंशियल हो गया, बी का वी बी हो गया, यहां पर वी सी हो गया, यहां वाला पोटेंशियल अगर मैं लिख लेता हूं वी डी सी। तो जनरली जो हम करंट फ्लो दिखाते हैं स्टूडेंट्स वो ऐसे दिखाते हैं, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव, और हम जनरली पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कंसीडर करते हैं और नेगेटिव को लो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं, तब हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपने पढ़ा भी है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस में भी पढ़ा है, चार्ज फ्लो करेगा जहां कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज है वहां से लो की तरफ, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है, ऐसा आपको अच्छे से पता है। तो मैं लिखूं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो कितना लिखेंगे आप, देखिए ये ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल जिसको कह रहे हैं कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, प्लस बी से सी तक का लिखें आप तो लिखेंगे वी बी माइनस वी सी, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ कम है। अब सी टू डी चल रहा है तो क्या लिखेंगे आप, प्लस वी सी माइनस वी डी, ऐसे ही प्लस डी से लेके ए तक का लिखेंगे, आ रहा है समझ में, वी डी माइनस वी। अब आप देखिए ये सभी टर्म्स क्या हो रही है स्टूडेंट्स, कैंसिल हो रही है, तो नेट चेंज, टोटल चेंज, अलजेब्रिक चेंज इन पोटेंशियल एक क्लोज लूप का कितना आ गया है, जीरो। सिंपल, आया समझ में, ठीक है।
और जो सेकंड डेफिनेशन लिखी है इसको भी समझते हैं। फर्स्ट आ गई समझ में, ठीक है, ये नोट भी करते रहेंगे साथ साथ। इसके बाद देखिए यहां से फर्स्ट डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई है। सेकंड जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए यहाँ पर एक दो पॉइंट्स होंगे जिनको साइन कन्वेंशन बोलते हैं, उनका ध्यान में रखना है ठीक से, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ साइन कन्वेंशन बनाने वाले हैं, वो जरा समझिएगा ठीक से। और साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से होंगी स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। ईएमएफ मैं अगर इसकी ई से लिखूं तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल, तो ए और ये बी, ठीक है। या पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, जो कि आपको पता है सिंपली कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल क्या कर रहे हैं, माइनस। करंट कैसे लेगा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव है, ओके। अब देखिए आप ए से बी जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो आपका आंसर होगा कि पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। पोटेंशियल कम हो रहा है तो तब वहां पर हम ईएमएफ की वैल्यू को, हम ई की वैल्यू को नेगेटिव से शो करते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव से लिखते हैं। ईएमएफ आपने क्या लेनी है, नेगेटिव, जब भी आप कैसे चल रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में। याद रखिएगा ये पॉइंट, आपके क्वेश्चन सोल्व करने में काफी हेल्प करेगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जब जा रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो हम ईएमएफ को क्या लिखेंगे, नेगेटिव से लिखेंगे। और इसका अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका अपोजिट हम ये लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक सर्किट में, ठीक है, करंट तो ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है, और ये ईएमएफ है, और आप एक सर्किट में इस तरह से मूव कर रहे हैं, मतलब वहां पर जब आप रूल अप्लाई कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर आप आ रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल अप हो रहा है, राइज हो रहा है, ठीक है। तब वहां ईएमएफ की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये इसका पहला साइन कन्वेंशन बनता है, एक रूल बनता है, तब आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ये रूल ठीक से समझ पाएंगे। फर्स्ट साइन कन्वेंशन आपकी ये याद भी रखनी है, ठीक है। सेकंड साइन कन्वेंशन, तो इसका जो बी पॉइंट है सेकंड साइन कन्वेंशन में देखिएगा कि भाई मान लीजिए ये ईएमएफ थी और यहां पर ये रेजिस्टेंस लगा रखा है मैंने आर, और करंट ऐसे जा रहा है आई करंट, और इधर से ये वापस कितना करंट आएगा, आई आएगा। अच्छा आई करंट आ रहा है, आई जा रहा है, बैटरी जितना करंट सेंड करती है उतना ही वापस भी करती है। और ये जो रूल होता है ना सेकंड रूल, इसका सिग्निफिकेंस भी बता दूं मैं आपको। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट रूल का सिग्निफिकेंस क्या पढ़ा था, किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ये ओबे करता है, ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, देखिए अभी हमने जिसकी फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट डेफिनेशन स्टडी करी थी, उसमें आया कि डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल एक क्लोज लूप पर कितना रखेंगे हम स्टूडेंट्स, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस को। और याद कीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप पढ़ के आए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू इज आल्सो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो। इट मींस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, डी डब्ल्यू जीरो, चेंज इन वर्क जीरो, चेंज इन वर्क कितना है, जीरो है, तो वर्क कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। चेंज इन वर्क, चेंज इन एनर्जी कितना आ गया है, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट नोट कर लेंगे, और किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने ये करंट की डायरेक्शन दिखा दी है। अब आपने दूसरी साइन कन्वेंशन क्या याद रखनी है कि अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से आई आर, उसको आपने क्या लेना है, पॉजिटिव से लेना है।
अब मैं पोटेंशियल ड्रॉप ऑन डिवाइस या रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो आपने पॉजिटिव कब लेना, जब आप करंट के अलोंग ही मूव कर रहे हो। करंट के अगेंस्ट जा रहे होते तो, अगर आप ऐसे आ रहे होते तो तब हम यहाँ पर माइनस आई लिखते हैं, ये नेगेटिव में होता पोटेंशियल ड्रॉप। और जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा सर्किट का, वो किसके बराबर आएगा, टोटल ईएमएफ के बराबर आएगा। ये सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, ये रूल याद रहेगा। तो ये सेकंड रूल को भी ठीक से याद रखना है। फर्स्ट रूल क्या बताया मैंने, कि अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो उस सेल की, उस सोर्स की जो ईएमएफ है वो आपने प्लस में लेनी है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ आपने माइनस लेनी है। अगर आप करंट के अलोंग चल रहे हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ, पोटेंशियल ड्रॉप, वो आपने कैसे लेना है, पॉजिटिव, करंट के अलोंग। करंट के अगेंस्ट, करंट इधर है, आप इधर चल रहे हैं एक सर्किट में, तब आपको यहाँ पर ये नेगेटिव लगाना है। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन आप लगा पाएंगे इजीली, तो क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे इसको मैं पूरे को यहाँ पर एक सर्किट में अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको, ये ठीक से समझिएगा तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया, वो कुछ इस तरह से था स्टूडेंट्स, कि ये एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम एक सोर्स दिखा रहे हैं जिसकी ईएमएफ ये, मैं अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ इसका, ठीक है, ओनली ईएमएफ हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस और लगा रखा है, इस सर्किट को और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर एक सोर्स और लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस और लगा रखा है। ये ईएमएफ E1 ले लेते हैं, ये ईएमएफ E2 लिख लेते हैं, ये करंट जो है वो I1 होगा, ठीक है। यहां से ये करंट I2 है, ये रेजिस्टेंस हमने R1 से लिख लिया है स्टूडेंट्स, ये हमने 2 यहाँ पर है, इसको R2 से लिख लेता हूँ और इसको R3 से लिख लेता हूँ। ऐसा कुछ सर्किट हमारे सामने है और यहां से ये करंट I1 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है, तो अब यहाँ पर करंट कितना आएगा इसमें से सोचिए, जंक्शन रूल, फर्स्ट रूल अप्लाई करो। आ रहा है कितना करंट यहाँ पे, इस पॉइंट पे I1, यहां से कितना आ रहा है I2, जा रहा है मान लो कितना I3, और ये I3 किसके बराबर होगा, जंक्शन रूल से I3 इज इक्वल्स टू आने वाला करंट I1 और क्या है प्लस I2, और जा कहाँ कितना रहा है यहाँ पर I3, ठीक है। I3 यहाँ से जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है ये रूल, जंक्शन लूप रूल। तो यहाँ से जो करंट I1 गया, यहाँ I3 हुआ, वापस यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स I1, और यहाँ पर वापस इस पे कितना आ जाएगा I2। हम पॉइंट्स नाम दे लेते हैं A B C D E F। इस तरह से मैंने एक सर्किट को ड्रा कर लिया है और अब इस सर्किट पे हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, अपना लूप रूल, उसको समझते हैं। देखिए, तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एक लूप रूल अप्लाई करता हूं ऑन ए क्लोज सर्किट। यहां पर मैंने क्लोज सर्किट लिया है A B E F A, वापिस आना है A B E F A, तभी तो क्लोज होगा, ठीक है। और आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आपका मन करे उसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं सर्किट में, कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आप यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है कैसे भी स्टार्ट करो, ठीक है, लेकिन आपने साइन कन्वेंशन ठीक से लगानी है। अब आप देख रहे हैं यहां पर कितना करंट आ रहा है I3, रेजिस्टेंस कितना है R3, तो आप इस पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिखेंगे I3 R3, हमने लिखा I3 R3। आया समझ में, करंट के अलोंग ही गया हूं यहां पर। अब यहां से ऐसे जाके एंटी क्लॉकवाइज में यहां ऐसे आ गया, तो करंट की डायरेक्शन के साथ साथ ही हूं, तो यहां पर कितना ड्रॉप हो गया है प्लस I1 R1, बस, और तो कहीं ड्रॉप नहीं हुआ। ये तो कॉपर वायर है, कॉपर वायर पे तो ड्रॉप नेग्लिजिबल होता है। हम इस पोटेंशियल ड्रॉप को, टोटल जो प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का, उसका पूरा सम किसके बराबर लिखना है आपने, ईएमएफ के बराबर, वही तो होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। जो ड्रॉप हो गया उन सबका ऐड कर दिया, कुछ ड्रॉप यहाँ भी हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, अभी हमने उसको छोड़ रखा है, अगर क्वेश्चन में कहता है तो आप कंसीडर कर लेंगे उसको। अब यहां से जब मैं जा रहा हूं तो ये कैसे जा रहा हूं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं। नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ को कैसे लिखना है, प्लस में या माइनस में, इज इक्वल्स टू किधर, प्लस में लिखना है। ये हमारी इक्वेशन आ गई है फर्स्ट। स्टूडेंट आया समझ में,
चलिए नहीं आया है तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं पूरा अप्लाई कर रहा हूँ, पूरा क्लोज लूप होनी चाहिए। आप यहाँ अप्लाई करो, आप नीचे वाले में अप्लाई करो, आप पूरे में अप्लाई करो। तो मैं पूरे में अप्लाई करता हूँ। कंप्लीट सर्किट, कंप्लीट सर्किट ले लेता हूं मैं यहाँ पर। और क्लोज सर्किट वो कुछ इस तरह से है, ए सी डी एफ ए, ए सी डी एफ ए। ये हमने पूरा सर्किट ले लिया और क्लोज ले लिया है। चलिए चेक करें, करते हैं अप्लाई। कहीं से भी स्टार्ट करो, आप ऐसे चलो, फिर चाहे इधर से आ जाओ, ऐसे जैसे भी मन करे। तो अभी मान लो मैं ऐसे ही चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। स्टार्ट कर देता हूं मैं यहां से, सी से स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव हम इधर जा रहे हैं, ईएमएफ के लिए जा रहे हैं, तो इसको तो इज इक्वल्स टू उधर लिख लेंगे। अच्छा मैं इधर जा रहा हूं तो करंट इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूं, करंट अपोजिट आ रहा है। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप प्लस का या माइनस का? माइनस का, क्योंकि आप करंट के अपोजिट हैं। तो माइनस I2, रेजिस्टेंस कितना है? R2। बोलो आया समझ में? इसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूं, अब तो मैं करंट के साथ साथ ही हो गया हूं, उसी की डायरेक्शन में हो गया हूं। तो फिर हमारा आएगा प्लस, यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स? I1, रेजिस्टेंस कितना है? R1 इज इक्वल्स टू, अब बारी आई ईएमएफ की लिखने की। यहां से यहां गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस का ईएमएफ E1, ठीक है। जबकि यहां ऐसे था पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर जा रहा हूं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ईएमएफ को क्या लेना है? माइनस, माइनस का E2। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड होगी। इस तरह से आपने रूल को अप्लाई करके क्वेश्चंस करने हैं, इक्वेशंस बनानी है और फिर उन इक्वेशंस को सोल्व करना है। क्लियर है? बोलो आया समझ में? एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे इस पे। जैसे मैंने ऊपर एक क्लोज सर्किट लिया, आप नीचे क्लोज सर्किट लेके अप्लाई कर सकते हैं, आप पूरे पे अप्लाई करके देखेंगे। और अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस क्वेश्चन को आपने ठीक से समझना है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा ये लूप रूल। और लूप रूल किसको ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट भी करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे और खुद भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमने इसको यूज करना है किस पे? क्वेश्चन पे। देखिएगा कैसे। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, वो मैं अभी बताता हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, किरचॉफ्स रूल को समझने के लिए, और इस क्वेश्चन को हम दोनों रूल से करके देखेंगे। देखिएगा कैसे। एक क्वेश्चन ठीक से समझ लो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप और भी क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन में ये है कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये कुछ सोर्स लगा रखे हैं, 14 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, यहाँ पर ये 10 वोल्ट है, मतलब एक से ज्यादा सोर्स हो गया कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर। ठीक है, सीधा सीधा कनेक्ट भी नहीं कर रखा है कि जैसे हम सेल के बारे में पढ़ के आए सीरीज पैरेलल, ऐसे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 1 ओम 2 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस इस तरह से दिखा रखे हैं। अब हम कुछ मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। कैसे? मान लीजिए 10 वोल्ट बैटरी यहां से करंट I1 देती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये 30 वोल्ट बैटरी यहां से करंट I2 दे देती है, ये करंट यहां से I3 दे रही होगी। होगा क्या आगे? इसमें से करंट I1 जाएगा, ठीक है, I1 ही जाएगा। और यहां से करंट क्या आएगा? देखिए ये I3 आ रहा है, उसके बाद यहां पर वापस इसमें जो एंटर होगा वो I3 ही होगा, और यहां से क्या जा रहा है? हमारा I2 जा रहा है। तो पूछा गया इस क्वेश्चन में कि बताइए I1, ठीक है, I1, I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनकी क्या क्या वैल्यूज होंगी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको अभी सोल्व कर रहा हूं पहले फर्स्ट रूल से, फ्रॉम फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल हमारा क्या था? जंक्शन रूल। हम अभी इसको जंक्शन रूल से स्टडी करते हैं। देखिएगा कैसे। स्टूडेंट्स यहां पर इस पॉइंट पे जंक्शन बन रहा है। चलिए मैं यहां पर ना एक चीज और कंसीडर कर रहा हूं, आप इसको दिखा भी सकते हैं, दे भी रखा हो, यहां पर अर्थिंग ले लेते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। या आप अपनी समझ के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे भी हो सकता है, ये 30 ये 0, या ये +15 ये -15, कैसे भी मान सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा मान रहा हूं कि यहाँ पर है 30 वोल्ट, मैं पॉइंट नाम दे लेता हूं, A है, ये B है, ये C है, ये D है, अर्थिंग E है, और ये F है। कुछ इस तरह से पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब ये जो पॉजिटिव वाली लाइन है इसको +10 वोल्ट ले लेता हूँ, ये नेगेटिव वाली अर्थिंग है 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 10 वोल्ट बन गया है, ऐसे ही यहाँ बन गया है। ठीक है, ये हमारी माइनस का 14 वोल्ट हो जाए और ये 0 हो जाए तो भी डिफरेंस 0 माइनस माइनस 14 कितना आ जाएगा, 14 वोल्ट बन जाएगी ऐसे। तो ये हमने इस तरह से कुछ भी कंसीडर कर लिया है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका वही बनेगा। ठीक है ना, इतना आ गया समझ में। तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं फर्स्ट रूल से, जिसको कि हमने क्या कहा है, जंक्शन रूल। फिर हम इसको सेकंड किरचॉफ रूल से, जिसको कि लूप रूल बोला है, उससे भी सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। मैं यही जंक्शन पे अगर रूल अप्लाई करता हूं, जंक्शन रूल, तो देखिए बी पॉइंट पे एंट्री क्या क्या हो रहा है, I2 I1, जा क्या रहा है, I3। तो ऐसे लिख दूं मैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। ये हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है अपना जो कि है जंक्शन रूल। ठीक है फ्रेंड्स, अब करंट को क्या लिखें, करंट ओम्स लॉ से, पोटेंशियल डिफरेंस V और अपॉन में R रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां से करंट I1 जा रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, ये 10 वोल्ट है तो यहां पर भी कितना है, 10 है। ये कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए VB है यहाँ का पोटेंशियल, पोटेंशियल B पॉइंट पे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 10 ये VB। करंट ऐसे चल रहा है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ध्यान से समझो, 10 माइनस VB, I1 की वैल्यू लिख रहा हूं, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, ये 1। किसकी वैल्यू आ गई है हमारी, I1 की। आया समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ VB है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस VB, 10 माइनस VB, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना, 1, ये 1 ओम दे रखा है। ऐसे ही चलो प्लस I2 लिखो। अब देख रहे हैं आप ऐसे करंट चल रहा है तो यहां पर कितना है, प्लस का 30 वोल्ट और ये VB है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 30 माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 2। ये I2 की वैल्यू आ गई। अब लिख लेते हैं I3 की वैल्यू यहां पर लिखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कितना है VB, ये कितना है यहाँ पर माइनस का 14। अब यहां से करंट ऐसे चल रहा है तो VB माइनस माइनस 14 कितना डिफरेंस हो जाएगा, VB प्लस 14। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, ये 2। बोलिए ये वैल्यूज रख ली हमने, करंट की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, I2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, I3 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहां पर हम सोल्व कर लेते हैं इसको, और सोल्व करके VB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट। तो देखिएगा कैसे, यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं, कितना आ गया है 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके 20 माइनस 2VB, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 30 माइनस VB इज इक्वल्स टू आ गया है VB प्लस 14 अपॉन में 2, ये 2 से 2 काट देते हैं तो यहां पर है माइनस का 2VB, माइनस का VB हो गया कितना, माइनस का 3VB, उधर गया प्लस का और एक VB और था तो कितना हो गया है 4VB इज इक्वल्स टू के उधर, यहाँ क्या क्या था 20 और ये 30 प्लस का 50, ठीक है, और ठीक है यहां से ये इधर आएगा माइनस में तो ये 50 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 14, ये आ गया हमारा 36 इज इक्वल्स टू 4VB। तो VB की वैल्यू आ गई है 9 वोल्ट। कितनी आ गई है पोटेंशियल डिफरेंस V या पोटेंशियल VB का, 9 वोल्ट, ये आ गया है 9 वोल्ट। अब क्या करें सर, अब आप रखो वैल्यूज, यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए I1 को हमने क्या रखा था यहाँ पर, 10 माइनस VB अपॉन 1, तो I1 कितना आ गया है 10 माइनस VB कितना है 9 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। मींस यहां से करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर। ऐसे ही हम I2 निकाल सकते हैं, I2 इज इक्वल्स टू, I2 कितना था हमारा 30 माइनस VB अपॉन में कितना था ये 2, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 माइनस VB की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 9 अपॉन 2, सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 21 अपॉन 2, ये सोल्व करेंगे आप तो कितना आएगा ये 10.5 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू, ये जो I2 है ये कितना आ गया है 10.5 एम्पियर। आ रहा है समझ में।
अब आप I3 निकाल सकते हैं। ऐसे ही I3 किसके बराबर लिखा था हमने, VB प्लस 14/2। VB कितना आया हमारा 9 आया है, तो 9 और प्लस 14 कितना हो गया 23/2, तो ये आ जाएगा 11.5 एम्पियर। ऐसे करके हमने I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। कौन सा रूल अप्लाई किया यहाँ पर, जंक्शन रूल। आया समझ में। देखिए अब सेम आंसर हम निकाल लेंगे दूसरे रूल से, दूसरा हमारा जो कि लूप रूल अप्लाई करके। चलिए समझिएगा भी उसको भी बड़े ध्यान से। आपको दोनों ही रूल से एक बार प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। तो अब हमारा आता है इसमें लूप रूल। आंसर मैंने लिख दिए हैं, चलिए देखते हैं यही आते हैं या नहीं आए। I3 हमारा कितना आ गया था 11.5 एम्पियर। अब हम यूज कर रहे हैं यूजिंग लूप रूल। अच्छा इसको ना वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल चेंज एक क्लोज सर्किट का कितना आता है, 0 आता है। तो लूप रूल, वोल्टेज रूल बोल दो इसको, या किरचॉफ का सेकंड रूल। चलिए स्टूडेंट्स लूप बनाते हैं, क्लोज सर्किट बनाते हैं। और क्लोज सर्किट में सबसे पहले ये ले लेता हूं हमारा A B E D A, ऐसे क्लोज सर्किट हो गया। और कैसे भी चलो, मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं, कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। चलिए इसमें लिखते हैं करंट इधर ही जा रहा है, रेजिस्टेंस 1 है, तो करंट के साथ साथ चल रहा हूं मैं ऐसे इधर। तो करंट कितना है, ये वैल्यू मत रखो 1 एम्पीयर, ये तो हमने सोल्व कर लिया है, अभी हम भूल गए ये कितना था, हटा दिया मैंने यहाँ से। निकालना है I1 I2 I3। तो यहाँ करंट कितना था स्टूडेंट्स I1, रेजिस्टेंस कितना था देखो 1। अब मैं ऐसे आ रहा हूं, लेकिन करंट तो उल्टा जा रहा है ऐसे, और मैं इधर आ रहा हूं नीचे की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पर माइनस। करंट कितना है इसमें I2, रेजिस्टेंस I2 की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है हमें। रेजिस्टेंस कितना 2, ये हो गया अलजेब्रिक सम पोटेंशियल डिफरेंस का, बराबर ईएमएफ, क्योंकि और तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब ईएमएफ को कैसे लिखेंगे, देखिए हम ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो क्या आएगा -30। अब ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तभी तो पूरा क्लोज बनेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस का 10। इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। कितना आ गया यहाँ से, I1 -2I2 इज इक्वल्स टू -30 प्लस 10, कितना आ गया -20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अप्लाई किया हमने यहाँ पर लूप रूल, और उस लूप रूल को अप्लाई करके इस तरह से हमने एक इक्वेशन बना ली। एक और इक्वेशन बना लेते हैं, सेकंड से बना लीजिए, पूरे से बना लीजिए, सेकंड से बनाना इजी रहेगा। और वो इक्वेशन बना के फिर हम इन इक्वेशन से किस वैल्यू निकाल लेंगे, I1 की और I2 की, एलिमिनेशन मेथड लगा के अपना, वो जो भी आप इक्वेशन सोल्व करके आए हैं। तो देखिए हम फिर से अप्लाई करते हैं, अगेन अप्लाई। अब यहां पर मैं सर्किट ले लेता हूं स्टूडेंट्स, BCFEB। समझ लो इसको, ये क्वेश्चन ठीक से आ गया ना, तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है ये भी हमारा, किरचॉफ का रूल, जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आ जाते हैं। तो देखिएगा अब मैं इधर चल रहा हूं, अगेन मैं क्लॉकवाइज ये दिखा लेता हूं, ताकि बोलो ना अपने याद के लिए आप पहले उस पर मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ करंट कितना था, ये निकालना है अभी हमने। करंट कितना था स्टूडेंट्स I3, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप, और करंट के साथ साथ था तो कैसा लिखा मैंने प्लस। अभी मैं एक साइड करंट और रेजिस्टेंस को लिखता हूँ, यहाँ तो चलो ये मैं फिर बाद में लिख लेंगे। अब ऐसे जाके ऐसे आऊंगा, तो ऐसे आऊंगा तो इस करंट के तो अलोंग ही रहूंगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस 2I2। अब बारी आई ईएमएफ की बराबर में, ऐसे क्या था नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 14 प्लस का ही आएगा। फिर ऐसे क्या था नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस का 30 ही आएगा। अब देखिए I2 है, यहाँ पर I2 है, I1 है, बट यहाँ I3 आया है, तो I3 में आप यूज कर सकते हैं अपनी वैल्यूज, ठीक है ना भाई। आप जो है I3 में क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट रूल अगर आप यूज करें, तो फर्स्ट रूल आपका क्या था हमारा, I3 की जो वैल्यू थी I3 इज इक्वल्स टू कितना, देखिए I3 जा रहा था, एंटर होने वाला I1 और I2 था। I3 को आप क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, वैल्यू रख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 2 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 44। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2I1 2I2, पहले से 2I2 लिख दूं, यहाँ पर सीधा 4I2 इज इक्वल्स टू 44, इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब जब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर सेम आएंगे आपके, I1 I2 I3 जो आपने फर्स्ट रूल से निकाले थे। ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को, फर्स्ट को इसके नीचे, तो यहाँ पर आ गया I1, यहाँ पर -2 I2 था और यहाँ माइनस का 20 था। मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ये नई इक्वेशन थर्ड बनेगी। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया है। 4I1 हमारा इसके किसके बराबर आएगा, 44 माइनस 40 आ गया 4, तो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, और वही 1 एम्पियर यहाँ पर पहले भी आई थी। ठीक है, अब इसी तरह से आप I1 की वैल्यू रखेंगे, I2 की वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे वही वैल्यूज आती है या नहीं आती है, तो देखेंगे कि सेम वैल्यूज आएगी। तो इस तरह से आप किरचॉफ्स के रूल अप्लाई करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कंसेप्ट हमारा आज का यही था। बाकी क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं। स्टार्ट करो आज, इसके 5-10 क्वेश्चन करो, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जरूर करो। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात हम स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में करेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। हमारा 3 से 4 दिन का काम चलेगा इसके अंदर, फिर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जो पढ़ा है इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।